सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह सवेरे समा के साथ। We all live and die. Shocking surprise. वो बाबा ऐसे घर का है, दम करता है, अगर कुछ नहीं बोलो तो फिर दम धमाधम करता है। झंडा लगाया ना, इसके बाद आप पता है क्या लग रहे हैं? हाँ बोलो भाई। काइद साहब का मजाज है। Don't stop, don't lose it. बैठे बैठे कहाँ खो जाते हो, कमर से कमरा हो गया है, ऐसा क्या खाते हो। पाकिस्तान ये ठीक है? हाँ? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? सुबह सवेरे समा के साथ में मैं फिर आप लोगों के साथ मौजूद हूँ। मंडे, आज मंडे है वैसे तो जो हम लोग शुरू करते हैं अपना वीक मंडे से, बहुत ही डल होता है क्योंकि किसी को ऑफिस नहीं जाना होता। लेकिन जी आप लोगों को ये मैं मंडे जो है बहुत ही हैपनिंग करने वाली हूँ, बहुत ही मज़ा आएगा हम लोगों को। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये मैं यहाँ कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है जहाँ पे मैं ये मंडे हैपनिंग करने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ नाजरीन, मैं उस शख्स के घर के बाहर मौजूद हूँ जो अपनी फैमिली से कई दिन तक दूर रहे, और यही नहीं, इनके साथ काफ़ी सारे इनके साथी भी थे जो अपनी फैमिली से कई दिन तक दूर रहे। क्या कैफियत थी, क्या फीलिंग्स थी, यह हम मालूम करेंगे जब हम उनसे मिलेंगे। वैसे जब हम अपनी फैमिली से एक दिन के लिए भी दूर रहते हैं तो उनकी कमी की अहमियत, उस चीज़ का एहसास हमें होता है। और ये हमारे जो साथी थे, हमारे पाकिस्तानी, ये कई दिन तक अपनी फैमिलीज़ के साथ नहीं थे, बल्कि तो इस सोच में थे कि क्या हम अपनी फैमिली से कभी मिल पाएंगे भी या नहीं। आखिर इनके साथ क्या हुआ? 8 मार्च 2014 को मॉर्निंग ग्लोरी ऑयल टैंकर किडनैप्ड हुआ। लीबिया की जो बागी लोग हैं उन्होंने इस टैंकर को किडनैप किया। हमारे 21 लोग इस टैंकर में मौजूद थे, जिसमें से 6 पाकिस्तानी थे, 5 वापस आ चुके हैं, लेकिन एक अभी भी उनके पास मौजूद है। क्या डिटेल्स हैं ये तो हम जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन एक रिपोर्ट है जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले वो चलकर देखते हैं। मॉर्निंग ग्लोरी 8 मार्च को लीबियाई बागियों ने अगवा किया। जहाज पर 6 पाकिस्तानियों समेत अमले के 21 अफराद सवार थे। 11 मार्च को पता चला कि जहाज साइप्रस के करीब इंटरनेशनल मोटर्स में है। 17 मार्च को जहाज अमेरिकी नेवी सेल्स ने बागियों से आजाद करवाया। 22 मार्च को मॉर्निंग ग्लोरी लीबियाई हुकाम के हवाले कर दिया गया। लीबियाई हुकूमत बागियों की मदद के इल्जाम पर मुकदमा चलाना चाहती थी, जबकि बागियों ने पाकिस्तानी समेत जहाज पर सवार लोगों से चोरी किया हुआ ऑयल गन पॉइंट पर बेचने की कोशिश की। 24 मार्च को लीबियाई हुकूमत ने अमले को क्लियरेंस दे दी और 31 मार्च को 5 पाकिस्तानी पाकिस्तान के सिफारत खाने के सुपुर्द कर दिए गए। 4 अप्रैल को कैप्टन मिर्जा नुमान बेग, मोहम्मद मेहदी शमसी, सैयद आसिफ हसन नेकजादा और मोहम्मद इरशाद की अपने वतन वापसी हुई, जबकि गुफरान मरगूब को अब तक रिलीज नहीं किया गया। सुबह सवेरे समा के साथ आज मिलाएंगे आपको मोहम्मद मेहदी शमसी से कि कैसे उन्होंने इस मुश्किल वक्त का सामना डट कर किया। जी नाज़रीन, हमारे साथ साद बुखारी समा टीवी के क्राइम रिपोर्टर भी मौजूद हैं जो कि हमें थोड़ी सी डिटेल देंगे। हम अंदर भी जाएंगे, हम अपने लोगों से भी मिलेंगे, मोहम्मद मेहदी शमसी साहब से भी मिलेंगे, उनकी फैमिली से भी मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि साथ हमें थोड़ी सी डिटेल दे दें। हमारे जो 6 पाकिस्तानी थे उनके सबसे पहले तो हमें आप नाम बताएं, थोड़ी सी डिटेल बताएं, कितने दिन तक वो वहाँ थे और क्या कैफियत थी? कैप्टन मिर्ज़ा नुमान बेग,
सेकंड ऑफिसर मेहदी शम्सी इस वक्त इनके घर के बाहर मौजूद हैं। इसके साथ साथ चीफ ऑफिसर गुफरान मरगूब जो ताहाल लिबिया में हैं, वापस नहीं आ सके हैं। इरशाद और आसिफ, ये 6 अफराद थे और एक नेकज़ादा, ये 6 अफराद थे जो मौजूद थे लिबियन शिप पे मॉर्निंग ग्लोरी पे। 29 डेज़ का ये पूरा इनका जो सफ़र रहा, 8 मार्च को अगवा हुआ था और 29 दिन कैसे गुजरे वो डेफिनेटली इनके अहले खाना ही बताएंगे। लिबियन रेबल्स ने इनको अगवा किया था। अगवा करने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हुए, इन पे बॉम्बिंग हुई, तो बहुत कठिन वक्त था। इनके शिप में आग लग गई थी, वो आग बुझी है, वहाँ से निकले। तो गवर्नमेंट भी जो लिबिया की थी वो इनको शुरू में तो ये समझती रही कि ये बागियों के साथी हैं, लिहाजा इन पे मुकदमा भी चलाया गया और फिर इनको बाद में बेकसूर करार दिया गया। तो ये 29 डेज़ थे। पाकिस्तान से हम सब साथ देते रहे, मीडिया साथ देते रहा और आप कामयाबी हासिल हुई है। बहुत ही हमारी खुशी की बात है कि हमारे जो ये अपने हैं, ये पाकिस्तान हमारे अपने वतन में वापस आ गए हैं। मैं आप लोग को मिलवाऊंगी इन लोगों से, इनका दुख सुख भी शेयर करेंगे, इनकी फीलिंग्स जो है वो भी शेयर करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इनके साथ आखिर हुआ क्या। और जो शख्स हमारे एक और साथी जो जिनका नाम गुफरान मरगूब है, चीफ ऑफिसर है, वो अभी तक वापस नहीं आए, उनकी दुआ भी करेंगे और उनकी फैमिली से भी बात करेंगे क्योंकि वो भी आज हमारे साथ मौजूद है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ झलकियाँ दिखाना चाहती हूँ उस वक्त की, जब ये अपने घर अपने वतन लौटे थे। उनके घर वालों की क्या फीलिंग्स थी, किस तरह उन्होंने उनको वेलकम किया, आइए चलकर देखते हैं। तैयारियां करनी है उनके लिए, अब आएंगे घर तो उनका निकाह रुखसती की जाएगी। यही था कि अल्लाह ने अगर आजमाइश दी है तो इसे ख़त्म भी करेगा और अल्लाह का शुक्र है कि वो ख़त्म हुई। और आज इतना बड़ा दिन है, ईद ही का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं खैर आफियत के साथ अपने घर वालों के साथ मौजूद हूँ और उसमें आप लोगों का, पूरी पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तानी हुकूमत का, पूरी फैमिली किस जहनी टेंशन का और अजियत का शिकार थी कि पता नहीं क्या होगा। उसके बाद उस सब से अल्लाह ताला ने निजात दी और आज भाई हमारे दरमियान। हमारे साथ शगुफ्ता बर्नी भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ 2 फैमिलीज़ के साथ, बहुत ही खुशी महसूस हो रही है मुझे इस वक्त। मोहम्मद शम्सी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। इनकी फैमिली के चेहरे देखें, कितने मुस्कुरा रहे हैं ये लोग, कितनी एक सुकून का जो सांस होता है वो लिया है इन लोगों ने। और बहुत ही एक रिलीज़ होता है, आपकी टेंशन जो रिलीज़ होती है वो मुझे महसूस, यहाँ पे एक पॉजिटिविटी जो होती है वो मुझे महसूस हो रही है। इसीलिए हमने सोचा कि हम इनके घर जाके इनकी फीलिंग्स को जो है करीब से देखेंगे और महसूस करेंगे और इनकी जो खुशी है वो थोड़ी सी हम इनके साथ बांटेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं उस फैमिली से भी आपको मिलवाऊंगी जिनका बेटा अभी तक वापस नहीं आया है। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं मिलवाऊंगी आप लोगों को मोहम्मद मेहदी शम्सी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त आपकी? फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा खुशी की हैं दिल में और अल्लाह का शुक्र है कि इतने बड़े इंसिडेंट के बाद वापस अपने घर वालों के पास आया, तो खुशी तो लाजमी थी और वो तो कोई इंसान उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि अपने घर वालों के पास वापस पहुंच के किस तरह उसको खुशी मिली। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप घर में आए तो सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने क्या किया? घर में जो है दाखिल हुआ हूँ, सबसे पहले तो मेरी भांजी जो थी छोटी, जिसने मेरे लिए टीवी पे बहुत ज़्यादा मेहनत की, उसको मैंने गले लगाया और उसकी बड़ी काविश है, वो उसने टीवी पे आके मेरे लिए बड़ी यानी मेहनत की, बड़ा रोई वो। तो मुझे बड़ा एहसास था उसका कि जो मुझे यानी लिबियन एम्बेसी में, यानी पाकिस्तान की जो एम्बेसी है लिबिया में, उसने बताया कि आपकी जो भांजी है वो आपके लिए टीवी पे आके रोई है
तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो मेरे लिए वो इतना दिल में मेरे लिए प्यार रखती है। यही आपकी फैमिली का और अपनों का जो प्यार होता है, और स्पेशली आप जब उनसे दूर रहते हैं और जब हम वैसे ही चले जाते हैं वतन से बाहर तो अपनी फैमिली को मिस कर रहे होते हैं और उनके पास हम लोग जाना चाहते हैं। और जो लोग अपनी फैमिली से काफ़ी दिनों तक, महीनों तक, सालों तक दूर रहते हैं तो उनकी फीलिंग्स बहुत डिफरेंट होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक हादसा पेश आया और ये जो फीलिंग्स थी कम्प्लीटली डिफरेंट थी, क्योंकि इनको ये नहीं पता था कि शायद ये अपने घर वापस आ भी सकेंगे कि नहीं। इनकी माँ से मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगी, इनकी वालदा से पूछना चाहूँगी। आंटी जी, आप बताएं कि आपकी क्या फीलिंग थी जब सबसे पहले आपने अपनी बेटी की शक्ल देखी? वो उस वक़्त क्या एहसास था? बता नहीं सकती, इतनी खुशी थी मुझे कि मेरा बेटा मेरे आंखों के सामने आ गए। बयान नहीं कर सकती कि मेरे बेटे मेरे सामने आ गए। यही ख्वाहिश थी कि वो अल्लाह ताला उनको साथ खैर से घर ले आए। बिल्कुल, बहुत दुआएं मांगी, बहुत दुआएं, बिल्कुल। और देखिए आपकी दुआएं जो हैं वो काम आई। मैं वालिद साहब से भी पूछना चाहूँगी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। अच्छा, आप बताएं कि आपका क्या रिएक्शन था? बेटा, मैं सबसे पहले तो ये था कि मेरी कोशिश ये थी कि मैं सबसे पहले जाके अपने बेटे को सीने से लगाऊं, और यही वजह है कि मैं सीधे जो है अराइवल लॉन्ज में, VIP लॉन्ज में पहुँच के मैंने जो है जैसे ही जहाज से, यानी सबसे पहला जो शख्स पाकिस्तान में, मेरी कोशिश ये थी कि मैं बनूं। ये हम सब ने देखा, ये नजर आया आपके चेहरे पे जब हमने जब वो देखी लाइव, जब हमारी रिपोर्ट चल रही थी तो मैं भी अपने घर में बैठी हुई थी और मैं कह रही थी कि ये जो खुशी जो है चेहरे पे जो झलक रही है इतनी ज़्यादा थी कि वो बयान भी नहीं की जा सकती, वो सिर्फ दिखाई जा सकती। महीने की जो है मेरे टेंशन में रातें जाग के और दुआएं तो थी साथ जो है पूरी फैमिली को, कब कोई रो रहा है, कोई सो रहा है, कोई चीख रहा है कि क्या फैमिली बन के आपने सबको संभालना, फिर जो है मीडिया के साथ कोऑर्डिनेट करना, फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल से कोऑर्डिनेट करना। कभी इंसार भाई को फ़ोन कर रहा था, कभी लाहौर में कैप्टन साहब की बेगम को फ़ोन कर रहा था, कभी जो है पाकिस्तान एम्बेसी में, कभी अच्छा ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा फिर शौक जब रिलीज़ हो गए उसके बाद 31 तारीख तक तो खुशी थी कि चलो पाकिस्तान एम्बेसी के हवाले हो गए। लेकिन एकदम जब 2 तारीख को मुझे पता चला कि रेबल्स जो है वो उनको रिलीज़ कर दिया गया और अब जो है वो उनकी डिमांड ये कि जहाज़ और क्रू हमें वापस दिया जाए, तो उस वक्त जो है मुझे और ज़्यादा हुआ कि ये क्या हो गया है। तो मैंने रात को 2 बजे उठ के ये साद बुखारी आपके जो हैं रिपोर्टर, उनको फ़ोन किया, इसी तरह मीडिया के दूसरे रिपोर्टर्स को फ़ोन किया और वो सारे लाइन अप हुए। और मैं आज फ़ख्र से कह सकता हूँ ख़ास तौर पे साद बुखारी के बारे में, तो उसने अपनी मैनेजमेंट से झगड़ा भी किया कि इस दूसरी खबरों को रोको और इस खबर को चलाओ। बुलाना चाहूँगी इसी बात पे, कहाँ साद आप इधर आए प्लीज़। बहुत ही खुशी की बात है कि जो साद आपने अपने दिल, दिमाग सब लगा दिया इस चीज़ के ऊपर, इस इंसिडेंट पे सारे एफर्ट्स लगा दिए, दिन रात आपने एक कर दिया, जो कि अभी हमें पता भी चल रहा है। साद, क्या क्या चीज़ों से आपको गुजरना पड़ा और क्या मुश्किलात पेश आई इस रिपोर्ट को बनाने में, इनकी हेल्प करने में, इसको आगे लेके चलने में? मुश्किलात तो ऐसा कोई पेश नहीं आई, क्योंकि मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी मुझे अपने इदारे की तरफ से, मेरे बॉसेस की तरफ से। मैं जब कोई स्टोरी ब्रेक करता था तो वो मुझे गो अहेड देते थे मुकम्मल। घर से भी ताउन मिलता रहा मेहदी साहब के। सिर्फ एक मुश्किल ये थी कि लिबिया बहुत दूर है। एम्बेसी से मेरा डायरेक्ट रब्ता कभी होता था, कभी नहीं होता था। तो जब मेरा नहीं हो सकता था तो फिर मैं मेहदी के वालिद से रब्ता करता था और वहाँ से ख़बर लेता था। यही वजह है कि समा सबसे आगे रहा है इसमें, क्योंकि हम डायरेक्ट एम्बेसडर से रब्ते में थे। मैं बताते खुद जावेद ज़िया से रब्ते में रहता था जो लिबियन एम्बेसडर हैं। और ये 29 दिन हम जितना कर सकते थे, हमारे भाई थे, हमारे हमवतन हैं, हमने उन सबके लिए किया और गुफरान जो बाकी हैं उनके लिए भी हम करते रहेंगे। 29 दिन में जब मुझे फर्स्ट डे मैं ये स्टोरी कवर करने आया था, मुझे एहसास हो गया था कि एक माँ के दिल पे क्या गुजर रही है, वालिद के दिल पे जब उसका बेटा दूर है। ये लोग नहीं जानते थे कि वो वापसी भी लौटेगा। और 2 दिन 3 दिन बाद ही जब इस शिप पर बॉम्बिंग हुई, ये शिप वहाँ से निकला, तो वो जो वक्त था मैंने रोते देखा आंसुओं से। मैं लाइव हिट दे रहा होता था तो इनकी वालिदा के आंसू बह रहे होते थे, इनकी बहन की आंखें अशबार होती थी, वो रोती थी, तो मैं भी लाइव हिट में कुछ देर के लिए रुक जाया करता था।
लेकिन मेरा इदारा मेरी वो पूरी back पे चीज़ था। नहीं हो बिल्कुल। पाती आपसे भी कि अगर इतना दुख और इतनी चीज़ जो आपके एहसास जो है वो इतने इस तरह से स्ट्रांगली होंगे तो फिर वो कैसे आप आगे बढ़ेंगे इन चीज़ों को। लेकिन आपने पूरी हिम्मत दिखाई और इस चीज़ को पूरा साथ दिया इस चीज़ में इनकी फैमिली के। मैं इसे हमेशा बेटा ही कहता रहा और मैं आज भी इसे बेटा समझता हूँ। जी ज़रूर। और ख़ास तौर पे अब जो मेरी इससे पहली दरख्वास्त यही थी, जब एयरपोर्ट से मैं मेहदी को लेके बाहर आया था तो मैंने यही कहा था कि अब एक बेटा तो मेरा ले आए हो, तो बेटा अब दूसरे बेटे के लिए कोशिश करो जो कि गुमरान है। इंशाल्लाह। और मुझे वही इसी चाहिए। दुआ के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे और हम ब्रेक से वापस आएंगे और बात करेंगे और भी हमें पता चलेगा कि क्या क्या हुआ, किस किस फीलिंग से गए थे। लेकिन इस दुआ से कि हमारे एक और साथी जो वहाँ पे अभी तक मौजूद हैं उनको भी बहुत जल्द रिलीज़ कर दिया जाए। आमीन सुमान। ब्रेक। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जी देगा सुबह सवेरे समा के साथ कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जी देगा मजा तो सुबह में है। नाज़रीन वेलकम बैक। और हम मौजूद हैं यहाँ पे एक ऐसी फैमिली के साथ जो इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रही है और मैंने सोचा कि हम इनके साथ इनकी खुशियों में क्यों ना शामिल हों और पूछें कि वो लम्हात जिनसे गुज़र के आए हैं और इनके जो साथी गुज़र के आए हैं कि क्या वो फीलिंग्स थी उस वक़्त, क्या एहसास था। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जब आपको पहली बार पता चला कि आपके पास है माइक? जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले जब आपको पता चला कि ये अगवा हो गया है जहाज़, उस वक़्त क्या फीलिंग्स थी आपकी, क्या सोच रहे थे आप? फीलिंग्स तो ये थी कि अल्लाह साथ खैरियत के साथ जो है घर ले जाए और जिस सिचुएशन में हम फंस गए हैं उसका हमें मालूम नहीं था जी। बस यही था कि फैमिली की यादें दिमाग में घूम रही थी और सोच रहा था कि बताऊं कि ना बताऊं घर पे। और मेरे क्योंकि फादर भी फादर भी हार्ट पेशेंट थे और क्योंकि हमारी मर्चेंट नेवी की लाइफ ऐसी है कि काफ़ी अर्सा हम घर से दूर रहते हैं, तो यही होता है कि आप घर से दूर हैं, घर वाले पहले ही परेशान होते हैं और अगर मैं बता दूंगा तो वो और परेशान। आप लोग कितना दिन दूर रहते हैं वैसे आपकी इस जॉब में? आपको कितने दूर दिन तक? जो ऑफिसर्स होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 6 मंथ्स के, तो अबाउट 6 मंथ्स के लिए हमें घर से दूर रहना पड़ता है। 6 महीने? बिल्कुल। वाह, ये एक बहुत ही एक ऐसा काम है जो कि हिम्मत वाले और दिल वाले जो होते हैं वो ही कर सकते हैं, जो 6-6 महीने अपने मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं अपने वालिदैन से या अपने घर वालों से एक दिन के लिए भी दूर रहूं। बट नहीं, मैं खास से काम के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। बिल्कुल, ये तो लाइफ ऐसी है हमारी कि। तो थोड़ा सा मैं आपसे बैकग्राउंड पूछना चाहूँगी कि आप हमेशा से इसी फील्ड में आना चाहते थे? एक्चुअली मेरे फादर भी इसी फील्ड में रहे थे। अच्छा। और शौक भी था। फिर एकेडमी का एक एडवर्टाइजमेंट देखा, उसमें जो है यानी मुझे बहुत शौक था कि मैं यूनिफॉर्म पहनूं। अच्छा, बचपन से ही उनको देख के वालिद को। हाँ, तो फिर एकेडमी का इश्तिहार आया था एडवर्टाइजमेंट अखबार के अंदर सिलेक्शन के लिए, तो मैंने कहा कि क्यों ना इसमें ट्राई करें। तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे ट्राई किया था और सिलेक्शन हो गया। फिर 2 साल की ट्रेनिंग के लिए वहाँ मैं चला गया। अच्छा, आपकी क्या डेजिग्नेशन है या पोजीशन है? हाँ, मैं सेकंड ऑफिसर हूँ जहाज़ के ऊपर। ओह वेरी गुड, वाओ। अच्छा, मैं इस साथ साथ में आप मिलवाना चाहूँगी बाकी भी फैमिली जो यहाँ पे मौजूद है उनसे। तो सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे बहन है ना? क्या नाम है आपका? सैयदा फातिमा। अच्छा, और यहाँ पे भाई हैं आप, क्या नाम है आपका? सब मेरे ख्याल से अपना इंट्रोडक्शन खुद दे तो बड़े मजे का होगा। हाँ जी। और आप छोटी बहन है?
आपका नाम? मैं शमसा। और जिनसे मैं अब मिलवाऊंगी, थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी उनके बारे में कि हमारे साथ जो अब मौजूद है वो इनकी वाइफ है और इनका निकाह हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक, अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? नादिया। नादिया। नादिया, आपकी क्या फीलिंग्स थी कि क्योंकि अभी आपका निकाह हुआ है, रिसेंटली हुआ है निकाह आप लोगों का? एक साल हो चुका है। तो आपकी क्या फीलिंग्स थी जब आपको ये खबर पता चली? जब मुझे पता चला था तो मैं कुछ देर के लिए तो शॉक में चली गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन खैर उसके बाद जब मैंने लैपटॉप ऑन किया और सारी सर्चिंग वगैरह की मॉर्निंग ग्लोरी शिप के बारे में जी, तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ थी कि अगर इस मुश्किल में डाला है आपने तो मुझे इतनी हिम्मत और सब्र दें कि मैं इसको इस आजमाइश को पूरी कर सकूँ। और ये कि अल्लाह ताला ने बहुत करम किया मुझ पर। यही है कि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, जब आएगी तो हम लोगों को उसको तो करना एक्सेप्ट। लेकिन यह है कि बस अल्लाह मियाँ से दुआएं निकल रही थी, अल्लाह मियाँ लोगों को ज़िंदगी दें, हमारे पास वापस आएँ। वो मुस्कुराहट कैसी थी जब आपने पहली बार उनको वापस देखा? ये ऐसी थी मुस्कुराहट, ये ऐसी मुस्कुराहट थी जब इन्होंने वापस देखा कि आ चुके हैं और एक सांस लिए। हम थोड़ा सास से भी पूछेंगे, हमारे साथ सास भी मौजूद हैं। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। हमारे साथ मौजूद है भाई हैं, बहनोई हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपका नाम? अस्सलाम, मेरा नाम हसनैन अब्बास है। हसनैन अब्बास। और ये नन्ही सी परी कौन है? मैं उनकी भांजी हूँ, रुरैन हानिया सैयद। क्यूट। आपने दुआ मांगी थी? जी हाँ, किस तरह दुआ मांगी थी? क्या मांगी थी दुआ? कि मेरे मामू को जल्द से जल्द कराची लाया जाए अपने घर। और देखो आपकी अल्लाह मियाँ ने दुआ कैसे कबूल किया, आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ बैठे हुए। खुशी महसूस हो रही है? ट्रीट मिलेगी मुझे? ट्रीट दोगी मुझे? जी हाँ ठीक है, डन। मैं तो ट्रीट लूँगी यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा सा हम और आपसे पूछें कि आपने जिस तरह बताया कि आपको एहसास जब पता हुआ, जब इस तरह से चीज़ पता चली तो आपके क्या एहसास थे? इस वक्त आपकी साथी और ये जो आपके मेंबर्स बाकी थे 21 लोग मौजूद थे, है ना? तो आप लोग की क्या किस तरह की आप लोगों की वो थी एक रिलेशनशिप, किस तरह का रिलेशनशिप था? और उसके बाद क्या वो रिलेशनशिप मजबूत हो गया? एक साथ आप लोगों ने अपनी साथियों का साथ दिया, क्या था वो उस वक्त? सिचुएशन तो ऐसी थी कि सब परेशान थे दिली तौर पे, मगर कोई अपने दिल की बात बता नहीं रहा था। और हमारे साथ मेरे एक चीफ कुक हैं मोहम्मद इरशाद, तो मुझे उस पर बड़ा था कि एक काफ़ी एजेड थे और उनको मैं देख रहा था कि वो बड़े खामोश हैं, मगर अंदर से मुझे फील हुआ कि ये बहुत ज़्यादा जो है डीपली यानी डिप्रेस हुए हैं। फिर मैंने उनको साइड में करके उनसे पूछा कि क्या वजह है, क्यों खामोश हो? तो उसने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि साहब कोई मसला नहीं है, मैं खुश हूँ। तो सारे जो हमारी कोऑर्डिनेशन थी एक पूरी फैमिली की तरह थी और हम सब एक टीम वर्क की तरह जो है काम कर रहे थे। और थोड़ा सा परेशान थे दिली तौर पे कि घर वालों को पता चला तो वो क्या सोचेंगे और वो किस तरह यानी परेशान होंगे हमारे लिए। उस चीज़ की सोच थी सब लोगों के। और बाज़ लोग जो है उसको छुपाने की कोशिश भी कर रहे थे कि हम फैमिली से किसी तरह दुआएं कर रहे थे कि हमारी फैमिलीज़ को ना पता लगे। जो कुछ हो रहा है हम यहाँ फेस करके चले और अल्लाह हमें खैरियत से यहाँ से बिल्कुल। इसी बात पे मैं शुक्ताप आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग फैमिली से इन टच थे? उन लोगों की फैमिली की इस वक्त क्या फीलिंग्स थी और कितना आप लोगों ने साथ दिया इस चीज़ पे? अंसार बर्नी ट्रस्ट ने हमेशा इंसानियत के लिए काम किया है, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी जगह हो। अंसार बर्नी साहब जो हैं वो पेश रहते हैं। यकीन करें, जैसे ही पता चला अंसार भाई जो हैं वो स्कॉटलैंड में थे और डायरेक्ट वो एम्बेसडर जावेद या से थे। और मैं सबसे पहले अंसार बर्नी साहब की तरफ से और अपनी पूरी अंसार बर्नी ट्रस्ट इंटरनेशनल की तरफ से सदर साहब का, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर साहब और ख़ास तौर पे यकीन करें जिया, ये एम्बेसडर लिबिया के जावेद जिया ने जिस तरह काम किया है वो एक बिल्कुल ऐसे जैसे एक फरिश्ता होते हैं। जावेद जिया हमारे पाकिस्तानी एम्बेसडर पाकिस्तानी जो वहाँ पे लिबिया में मौजूद थे। ये एक पॉलिटिकल इशू था, ठीक, और ये एक मैं कहूँगी मुआवजा है। अंसार भाई शमसी साहब ने इनसे पूछे, मुझे बड़ी खुशी होती है कि अंसार साहब यहाँ खुद मौजूद होते हैं। अंसार साहब नेक्स्ट टाइम आपको नहीं, वो हमें भी है, हम भी मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। यानी पूरी रात कि हमें वो रहता था कि बस अल्लाह मियाँ खैरियत से हमारे ये भाई आ जाएं।
वापस। और आवाम है, सबकी दुआएं हैं, माँ बाप हैं, जाहिर है। अच्छा, कभी कभी ये लोग इतने बेचारे जज्बाती हो जाते थे। अच्छा, तो उसको किस तरह अंसार बर्नी साहब टैकल करते थे कि नहीं ऐसा है, इंशाल्लाह पॉजिटिव हैं आप, नेगेटिव नहीं रहे। ये तो है, बस ये पॉजिटिविटी अब ये है। अंसार बर्नी साहब जो हैं वो गुफरान के लिए कर रहे हैं कि जिस तरह हमारे 5 भाई आ गए, अल्लाह करे बहुत जल्द गुड न्यूज़ सुनेंगे इंशाल्लाह। मैं वालिद साहब से भी पूछना चाहूँगी कि किन किन अदारों ने आपका इस सिचुएशन में साथ दिया? सबसे पहले तो सदर पाकिस्तान का बेटा, उनसे मैं डायरेक्ट राब्ते में था। उनके ऑफिस में जो है नवीद इलाही साहब थे, सैयद मुशीर अली शाह साहब थे, वो मेरे से डायरेक्ट राब्ते में थे। इसी तरह वजारत खारजा में जो है मिसेस नाइला चौहान, जिनको ये टास्क दिया गया था वजारत खारजा में कि आपने इस सारे मसले को सॉल्व करना है, वो थे। उसके बाद डायरेक्टर शिपिंग कैप्टन हारून, उनसे मैं राब्ते में था। फिर शिपिंग मास्टर हैं, उनसे मैं राब्ते में था। उसके अलावा अंसार भाई से राब्ते में था। इसी तरह सबसे ज़्यादा मेरे साथ जो उस वक़्त कोऑर्डिनेट कर रही थी वो कैप्टन नोमान की बेगम थी, जो कि जो लाहौर में है, जो लाहौर में, और दिन में हमारा कम से कम 100 दफ़ा आपस में कांटेक्ट होता था टेलीफोन पे। हम एक दूसरे को दिलासा भी देते थे, एक दूसरे को सब्र की तलकीन भी, और एक दूसरे को रास्ता भी बताते थे कि अब हमें ये करना है, अब हमें ये करना है, अब फलां जगह ईमेल करनी है, फलां शख्सियत से रब्ता, अच्छा आपका नहीं हो रहा मैं करता हूँ, अब जो है उनका नहीं हो रहा मैं कर रहा हूँ। फिर यहाँ से जितने मीडिया में, क्योंकि पहले यहाँ सबसे पहले 10 तारीख से कराची से कवरेज शुरू हुई, तो उनका जो है किसी से कोऑर्डिनेशन मीडिया तो से आपका नहीं हो रहा कोऑर्डिनेशन था, तो आपने उनको भी बताया कि इस मैंने सारे मीडिया को साथ को बोला कि लाहौर ऑफिस में, इसी तरह दूसरे मीडिया सेंटर्स को भी बताया कि लाहौर में जो है मिसेस नोमान से राब्ता करें। कितना अच्छा लगता है कि इस सिचुएशन में हम पाकिस्तानी एक हो जाते हैं और टीम वर्क में काम करते हैं और अपनों के लिए काम करते हैं और उस चीज़ में बिल्कुल मुब्तला हो जाते हैं। मैंने देखा आम आवाम में वो बिल्कुल आम आवाम वहाँ मौजूद थी, आम आवाम वहाँ मौजूद थी, सबकी दुआएं थी, हमारी आवाम की भी बहुत सारी दुआएं थी। अच्छा, मैं एक जहन में सवाल आया कि हम बचपन में इस तरह की काफ़ी स्टोरीज पढ़ा करते थे कि इस तरह के शिप्स जो है वो किडनैप्ड हो जाते हैं, हाईजैक हो जाते हैं, तो आपने कभी इस बचपन में स्टोरीज पढ़ी थी इस तरह की, और कभी आपको ऐसा लगा कि ये तो मेरे साथ वाकई में हो गया है? स्टोरीज तो वैसे इसमें बचपन में क्योंकि पता थी और मालूम चलता था बहरी कज़ाकों वगैरह के बारे में, हो भी चुके हैं। हाँ, और रिसेंटली अभी कैप्टन वसी साहब का भी वाकया था जो मेरे जाने से पहले हुआ, तो इस चीज़ की तो थी हमारे जहन में था कि ऐसे हालात का सामना हो सकता है और हमें इंफॉर्मेशंस भी मिलती हैं मुख्तलिफ पोर्ट्स में, और जैसे सोमालिया का जो आजकल एरिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शिप्स के ऊपर पायरेसी के अटैक्स होते हैं, तो ये चीज़ें तो हम सोच के जाते थे और ये पता होता था कि किसी भी वक्त और किसी भी दिन हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है और काफ़ी बार ऐसी सिचुएशंस में से गुजरे भी हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक और बात आपसे मालूम करनी है कि वहाँ पे जब ये पहला बॉम्ब अटैक हुआ तो उस वक्त सबसे पहले, क्योंकि आपने एक रिपोर्ट में ये मेंशन किया था, मैंने देखा था कि सबसे पहले आपने देखा था उस चीज़ को, और उस वक्त क्या फीलिंग्स थी? उस वक्त तो ऐसा लगा कि ज़िंदगी जो है यानी कुछ सेकंड्स के लिए रुक गई है, कुछ सेकंड्स, और उस कुछ सेकंड्स के अंदर पहले तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर फैमिलीज़ की जो एक इमेजेस थे वो एक फ़िल्म की तरह आंखों के सामने गुजरना शुरू हो गए। और थोड़ी देर बाद ख्याल आया कि मैं वापस जब सेंसेस में आया तो फिर हमारे क्योंकि स्टाफ जो नीचे था उनको नहीं मालूम था कि हिट हो चुके हैं, और हमारा आवाज़ तो आई है हमारे जहाज़ पे, और जहाज़ पे मुँह में यानी वाइब्रेशन हुई बॉम्ब लगने की वजह से और आग लगी, तो जो नीचे अकोमोडेशन में स्टाफ था उसको नहीं पता था कि जहाज़ पे आग लगी हुई है। तो हमने फिर पीए सिस्टम पे उनको इन्फॉर्म किया और कप्तान साहब ने कहा कि मेहदी जाओ फ़ौरन जो नीचे स्टाफ है उनको थोड़ा सा बैकअप करो और उनको समझाओ कि कुछ नहीं हुआ। और मैं फिर नीचे गया दौड़ता हुआ और जाके मैंने सबको एक जगह किया और मैंने कहा परेशान मत होना, और एक नेटो वॉरशिप हमारी मदद को आ रहा था तो मैंने कहा वो हमारे को अप्रोच कर रहा है, इंशाल्लाह हम यहाँ से बच गए। बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ा सा साथ आपसे भी पूछना चाहूँगी इस बारे में कि जब सबसे पहले ये पता चला
तो आपके हिसाब से किस किस इदारों ने या मैं एक रिपोर्ट में पढ़ भी रही थी कि यूएस ने भी बीच में आके इस चीज़ में पड़े, वो थोड़ी सी अगर आप डिटेल्स हमें दे सकें। जो सबसे पहला ऑपरेशन किया गया, बिकॉज ये 8 तारीख को जब अगवा हुआ था इनका शिप, तो लिबियन बागी जो थे वो इसको लेकर वहाँ से फरार हुए थे। बॉम्बिंग हुई, उसके बाद कुछ साइप्रस की तरफ जा रहे थे। जी बिल्कुल, कुछ वक्त के लिए राब्ता मुनक़ता हो गया था। 11 तारीख को जब पता चला कि साइप्रस में इंटरनेशनल वाटर्स में ये खड़ा है, तो वहाँ अमेरिकन नेवी सील्स ने इन पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। 3 बागी आई थिंक थे उसमें जिनको गिरफ्तार किया गया, और जो 21 अफराद जिनमें 6 पाकिस्तानी थे रेस्क्यू कर लिया गया। अफसोसनाक बात, बाकी ये लोग उसमें सूडानीज थे, हमारे इंडियंस थे, श्रीलंकन्स थे, एरिटेरियन थे, और 6 पाकिस्तानी, ये सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की थी। चीफ ऑफिसर भी इसमें शामिल थे, कैप्टन भी पाकिस्तानी थे। अफसोसनाक बात एक ये थी कि इस सारे टाइम पीरियड के अंदर जब इनको यूएस नेवी सील्स ने लिबियन अथॉरिटीज़ के हवाले किया, उसके बाद भी 2 दिन तक देवर अनअवेयर, उन्हें पता ही नहीं था कि ये इनको अगवा किया गया था। वो यही समझते रहे कि ये बागियों के साथी हैं और ये उनका ऑयल फरोख्त करने में, उस ऑयल को सेल करने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि जब भी केस चला बिल्कुल बिल्कुल इस दौरान हमें थोड़ा सा गवर्नमेंट से डिसार्ट हुए थे कि इतने दिन, जो 15 दिन गुजरे, हम मीडिया पे इसको उठा चुके थे। मैं मेहदी साहब से यही पूछना चाहूँगी, जब ये सिचुएशन हुई थी कि आप लोग को एक तो पहले पता चला कि चले कुछ हो रहा है, आप लोग के साथ आपकी मदद हो रही है, और फिर उल्टा आप पे इल्ज़ाम लगना, उस वक्त फिर आप लोगों ने क्या किया? जिस सिचुएशन में से हम गुजरे थे और जो कुछ हुआ, उसमें यही था कि अल्लाह ने हम के करम से हम हक पे थे, और हमें यही था कि हमने सच का साथ देना है, और हमने इस सिलसिले में अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाली, और हमारी फैमिलीज़ ने कांटेक्ट किया हुआ था, और हम खुद भी डिस्ट्रेस मैसेजेस भेज चुके थे। तो हमें ये था कि हमारा इसमें जो है कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और इंशाल्लाह हम सर उठा के यहाँ से जो है निकलेंगे। और आई एम वेरी थैंकफुल टू लीबियन गवर्नमेंट के उन्होंने हमारी जो यानी सच्चाई थी उसको एक्सेप्ट किया, और उन्होंने हमारे जो हमें रिलीज़ ऑर्डर इशू किए हमारे, और ना के इशू किए, और सख्ती से तंबीह की अपने अथॉरिटीज़ को कि इनको सेफली जो है इनके घरों को वापस भेजा जाए। अच्छा, लीबिया बागियों का आप लोगों की तरफ सलूक कैसा था? खाना देते थे आप लोगों को, नहीं, या कुछ हार्श थे, क्या था? शुरू में तो हमें काफ़ी यानी उनकी तरफ से वो हुआ, यानी प्रेशर डाला गया। उस वक्त थोड़ा सा मेंटली हम डिप्रेस भी हुए। किस चीज़ का प्रेशर डलता? वो ये था कि हम इस चीज़ में, यानी हमें ये था, यानी कप्तान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी कि हमने यहाँ से निकलना है, और क्योंकि हम वहाँ पहुँच गए और हमें वापस निकलना था, तो कप्तान साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी कि जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि हम SBM एक होता है ऑफशोर, उस पर हमें सिक्योर कर दिया गया था। तो उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें हैं हम यहाँ से यानी जल्द से जल्द इनको यानी उतार के, यानी जो होजेस, कार्गो होजेस वगैरह हैं, हम यहाँ से निकलेंगे। तो जब मैंने वो जो वहाँ पे एक एज अ सिक्योरिटी पर्सनल बन के आए हुए थे, उनको कोशिश की कि मैं ये होजेस, जो कार्गो होजेस हैं, क्योंकि मैं ड्यूटी ऑफिसर था उस वक्त, तो मैंने लोअर करने की कोशिश की। मैंने अपने क्रू को कहा कि आप इसको लोअर करें, तो उसमें से एक बागी ने गन निकाल के मेरी तरफ पॉइंट की कि आई विल शूट यू, और आप साइड में हो जाए। तो उस वक्त थोड़ा सा जो है मैं गन निकाल ली? जी हाँ, और पॉइंट कर लिया? जी बिल्कुल। तो उस वक्त डर तो नहीं था, खैर। अच्छा, डर नहीं था आपको? नहीं, डर खौफ सब वो था कि नहीं, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बिल्कुल एक ये था। फिर मैंने कैप्टन साहब को इन्फॉर्म किया कि सर इस तरह की सिचुएशन हो गई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ देर के लिए रुक जाओ, तो उनकी इंस्ट्रक्शंस पे मैं रुक गया। और उस दौरान फिर कुछ और अफराद जो हैं वो भी आए हमारे शिप पे, उन्होंने बोर्ड किया ज़बरदस्ती, और हमें फिर गन बोर्ड। वो कौन लोग थे? वो भी यानी बागियों के साथी थे। वो पूरी पोर्ट ही बागियों के कंट्रोल में थी। और कितने लोग थे वो लोग? तकरीबन 15 से 20 अफराद। 15 से 20 जी हाँ। तो उसके अलावा जब कुछ बोट्स आ गई जिनमें RPGs थे, रॉकेट लॉन्चर्स और मशीन गन्स थी, उसने हमारे जहाज़ को चारों तरफ से घेर लिया। तो हमें ये लगा कि अब हम बेबस हैं, अब हम यहाँ से शायद ना निकल पाएँ। और यही था कि जितने ही अफराद हैं और जिस तरह जिस हथियार हैं, उससे मुमकिन नहीं है कि हम यहाँ से निकलें। और हमारा शिप भी, क्योंकि जो ऑयल टैंकर्स होते हैं वो एक किस्म का हमारे पैरों के नीचे एटम बॉम्ब की तरह होता है वो जहाज़, उसमें एक भी अगर फायर लग जाए या कोई शूट कर दे तो वो एक एटम बॉम्ब से ज़्यादा वो बुरा फटता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ थी जब हमें यानी लगा कि उस पोजीशन पे जब उस सीन में मैं था, तो मुझे लगा कि अब हमारा निकलना यहाँ से बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वहाँ पे खाना क्या खाते थे?
खाना तो या खाने में ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी बागियों की तरफ से। ये था कि उनका कोई एक मोटो था जो वो कंप्लीट करना चाहते थे, वो अपने आप को। अच्छा चलो शुक्र है, खाना भी ना तो अच्छा देते थे, खाना कहाँ खाया जाता होगा। तो सबसे पहले बाइज्जत भरी हो क्या है सबसे बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले खाना क्या खाया आपने? अम्मा जी ने बनाया था खाना? आपने बनाया खाना? कौन बनाता है खाना घर में? आपने बनाया था? क्या बनाया? चाइनीज राइस और चिकन शाशलिक बना हुआ है। यहाँ पे किचन नजर आ रहा है मुझे। हमारे लिए क्या बना? बचा नाश्ता है। अच्छा नाश्ता है। ओ हमारे लिए नाश्ता है भाई। नाश्ते का टाइम है, दोपहर के टाइम आपको आगे चाइनीज राइस और चिकन शाशलिक खिलाए जा सकते हैं। ओ ये तो है वाकई में। अच्छा मैंने मुझे एक और चीज़ बताएं कि उस वक्त इस सिचुएशन में आप दुआ भी कर रहे होते हो, अल्लाह से करीब और हो जाते हो, तो कितना भरोसा था अल्लाह यहाँ पे? भरोसा तो ये था कि हमें अपनी यानी उस पर था कि हम एक सीधी राह पे हैं। हमें कि वैसे हम जो मर्चेंट नेवी वाले होते हैं उनके जो शिप्स होते हैं वो इनोसेंट पैसेज करते हैं, यानी हमारा ये मोटो होता है कि हम हमारी तरफ से किसी को नुकसान ना पहुँचे। मगर जो जिस सिचुएशन में हमें डाला गया तो ये था कि अल्लाह हमें यहाँ से यानी सरखरू करके भेजे। जिस तरह हम फंस गए हैं, जिस तरह की सिचुएशन में हम आ गए हैं, यहाँ पे हम जिंदा सलामत जाएं और ऐसे जाएं कि हमारे ऊपर कोई किसी किस्म का इल्ज़ाम ना हो या हमें बागियों का साथी हो ना करार दिया गया। मगर ये कि अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ से हम सेफली निकले और ये घर वालों की दुआएं थी हमारे पीछे और ख़ुद पे भी यकीन था और तमाम स्टाफ में भी ये था कि हम हक में हैं और हमें इस तरह इनसे कोई वो डर नहीं था। बेशक बेशक। अच्छा जो बाकी के आपके साथी थे, जो आपके 5 तो या आपके पाकिस्तानी साथी थे, जो बाकी मुल्कों के आपके जो साथी थे उनका क्या रिएक्शन था? आप लोग एक हो गए थे उस वक़्त या क्या फीलिंग्स होती हैं या क्या आप लोगों के रिलेशनशिप होता है? बिल्कुल रिलेशनशिप तो जब हम जहाज़ पे होते हैं तो उस वक़्त ये होता है कि कोई नेशनलिटी नहीं है और कोई रिलीजन नहीं है, सब एक है और तमाम अफराद एक फैमिली हैं। और जब बम लगा तो वो मैं बताना चाहता हूँ कि जब बम लगा तो इंजन रूम में जितने अफराद थे उसमें हमारे हिंदू भाई भी थे इंडिया से और मुख्तलिफ रिलीजन्स के लोग थे जो उधर थे। तो जब बम ने हिट किया और मैंने यानी इंजन रूम में कॉल किया कि बम ने हिट कर दिया है और हमें यानी जो सेफ्टी का हमारे जहाज पे सिस्टम होता है कि उसको एक्टिवेट किया जाए यानी फॉर्म सिस्टम के लिए। तो उस वक्त मैंने कॉल पे सुना कि इंजन रूम में अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे और जो हमारे चीफ इंजीनियर थे वो सूडान से थे। उन्होंने आके जब ये यानी मामला ख़त्म हुआ तो उन्होंने बताया कि मैं हैरान था कि जब बॉम्ब ने हिट किया तो ना कोई ये सोचा था कि मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ और सब एक ज़ुबान हो के अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये होती है इंसानियत, इसको कहते हैं इंसानियत। अच्छा और कोई ऐसा चीज़ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो जो अभी तक नहीं आई हो सामने, जो आपने अभी तक शेयर नहीं किया हो और ये मौका है इस वक्त आपके पास शेयर करने का? मौका तो यही रुखसती का वक्त नहीं बताया इन्होंने। वो कहती हैं शॉपिंग साथ करेंगे, ये कहते हैं जो ये कहेंगे वो करेंगे। बस यही होते जा रहा है। ये होता है। मैं पहले अच्छा हमारे साथ एक कॉलर भी, हम उनको भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हेलो ठीक है? हेलो हेलो जी नाहिद कैसी हैं आप? जी सब बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। ये बिल्कुल सामने देख इतनी खुशी हो रही है कि बता नहीं सकते कि शुक्र है कि पाकिस्तान के लोग वापस आए और बहुत दुआएं इनके लिए सबके लिए थी। जी ये एक एहसास जो होता है वो एक डिफरेंट एहसास है, इसीलिए हम यहाँ पे आए क्योंकि हमसे ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। सैटरडे को हमें जब ये पता चला तो मेरी टीम मेंबर तूबा और मैं बस फ़ोन पे थे कि हमें किसी तरह से वो मिल जाए, हमने खुशी उनके साथ जाके शेयर करनी ही करनी है और पूछना है। इतने सवाल थे, हम एक दूसरे से पूछे जा रहे थे कि क्या हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो होगा। वो हमें एक था कि क्योंकि इतने दिनों से हम भी देखते हुए आ रहे थे और हमारी दुआएं भी थी। तो अच्छा मैं नाहिद आपसे भी पूछना चाहूँगी कि उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी जब आपको ये पहली बार ये खबर पता चली कि हमारे 6 पाकिस्तानी अफराद इस चीज़ में मुब्तला हो चुके हैं? बहुत परेशान थे और बहुत ही दुख में थे और बहुत दुआएं कर रहे थे। ये शुक्र है कि सबकी दुआएं जो है पाकिस्तानियों की तो काम आई। हमारे जो है समझो कि ये लोग हमारे लिए हमारी ये जिंदगी है, क्योंकि हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। ये
हमारे पाकिस्तान के ये हिफाजत करते हैं, ये हम इनके लिए, ये हमारे लिए हैं। जी बहुत अच्छी बात, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया नाइम। अच्छा तो मैं आपसे एक और सवाल ये भी पूछना चाहूँगी कि हम जिस तरह बात कर रहे थे कि नेशनलिटीज़ और ये सब हम एक हो जाते हैं इस वक्त, जब एक्चुअली ये 31 मार्च को हुआ था कि नहीं 8 मार्च को तो ये वाक़या हुआ था, 31 मार्च को पता चला था कि वापस भेज रहे हैं। बिल्कुल 31 को इनको हवाले किया गया था मोस्ट प्रोबेबली, और उसके बाद 4 को अच्छा 24 को हाँ ऑर्डर दिए थे 24 को, और फिर रवाना हुए हैं 4 को और 5 को पाकिस्तान पहुंच गए हैं ये। अच्छा तो उस डेट को कि बाकी जो आपके साथी थे वो भी उसी डेट को रिलीज़ किए गए थे या उनको रिलीज़ किया गया है या नहीं? ये चीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ख़ास तौर पे मैं अपनी पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तानी एम्बेसी जो लीबिया में थी उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उस वक़्त जो मुझे उस प्राउड की फीलिंग्स थी कि हमारे जो एम्बेसडर साहब थे जावेद ज़िया साहब, वो सबसे पहले एम्बेसी पहुँचे और उन्होंने हमें गले से लगाया और उन्होंने स्पेशली वहाँ पे बताया कि हमारे लिए बहुत स्पेशल अफराद हैं, और वहाँ पे जो जिधर हमें रखा गया था उनको कहा गया था कि इनका बड़ा ख्याल रखिएगा। और हमारे साथ इंडियंस भी थे और मुख्तलिफ नेशनलिटीज़ के थे, तो वो बहुत खुश हुए कि कम से कम कोई पूछने आया। और ख़ास तौर पे मेरा सर बड़ा फ़ख्र से बुलंद था कि हमारे पाकिस्तानी जो है वो पहले पहुँचे, और तमाम इंडियन स्टाफ जो हमारा था उन्होंने हमें मुबारकबाद दी कि सर आप लोगों का मुल्क वाकई में बहुत अच्छा है। और कुछ हमारे स्टाफ के बंदों ने कहा कि सर हमें बताएं कि पाकिस्तान की नेशनलिटी किस तरह मिल सकती है हमें। अच्छा ये भी पूछा गया आपसे कि पाकिस्तानी नेशनलिटी कैसे मिल सकती है? अच्छा आज से पहले भी जितने वाक़यात हुए हैं उनमें सिर्फ पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ही एफर्ट्स किए हैं, बाकी कोई गवर्नमेंट कभी भी आगे नहीं बढ़ती है, ख़ास तौर पे उस वक्त जब तावान का मामला हो। यहाँ मामला डिफरेंट था। मैं चाहूँगी कि दोबारा बात ये करो क्योंकि ये बड़ी फ़ख्र की बात है हम पाकिस्तानियों की कि समझते हैं कि हम लोग पीछे रहते हैं ये बात, लेकिन मैं आपसे करवाऊंगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और हम अपने कैप्टन से भी बात करेंगे जो नुमान मिर्ज़ा से, और हमारे जो साथी अभी वापस नहीं आ सके उनके साथ क्या हुआ और अभी क्या सिचुएशन है, उनके लिए जाते जाते एक बार फिर दुआ कि इंशाल्लाह वो वापस जल्द से जल्द अपने घर वापस आ जाएं। हम सबकी दुआएं उनके साथ हैं और वो हिम्मत ना हारें, और उनके घर वालों की उनको अल्लाह मियां उनको हौसला उनका बढ़ाए। एक छोटी सी ब्रेक, और आई एम श्योर आप सब इस ब्रेक में उनके लिए दुआ करेंगे। विल बी राइट बैक। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह समा के साथ। गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। जी नाज़रीन वेलकम बैक। आती साथ जिस लिंक से हम गए थे उसी लिंक से हम दोबारा वापस आएंगे कि हम दुआ करेंगे हमारे भाई हमारे पाकिस्तानी साथी, और मैं चाहूँगी यहाँ पे सब जितने लोग मौजूद हैं और जो मेरी आवाम मुझे देख रही है, जिनसे मैं अपील करना चाहती हूँ, जिनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो लोग मदद कर सकते हैं उस चीज़ पे मदद करें। और हम सब दुआ करें इस वक्त कि गुफरान जो चीफ़ ऑफिसर हैं अभी तक वहीं पे मौजूद हैं, उनको जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए और जल्द से जल्द रिलीज़ कर दिया जाए और अपने वतन वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, अपने घर वालों के पास भेज दिया जाए, अपनी वाइफ अपने बच्चों के पास वापस भेज दिया जाए। आमीन सुमामी। इसी बात पे मैं आपको मिलवाना चाहूँगी, हमारे साथ मौजूद है गुफरान भाई की वाइफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? मलिया गुफरान। अच्छा मलिया, मैं सबसे ये आपके पास माइक है? अच्छा हाँ। सबसे पहले अब मुझे ये बताओ कि आपकी क्या फीलिंग थी जब आपको पता चला कि ये हादसा पेश आया? मतलब आप खुद सोच सकती हैं कि क्या फीलिंग हो सकती है।
बस यही कि बस रात में नींद नहीं आ रही सोच सोच के कि बस क्या होगा, इस तरह बस बहुत टेंशन में हमारे दिन गुजर रहे हैं जब से पता चला है। बस यही घर में सबके साथ ही ऐसा है। घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हसान सबसे बड़े भाई हसान भाई और गफरान मैं और समझे 5-6 लोग हैं। अच्छा 5-6 लोग। ये खूबसूरत सा बेटा भी आपका है? नाजरीन मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे इनके बेटे को देखें। 13 महीना के बेटे हैं और अपने बाबा को मिस करते हैं? नहीं तो 8 महीने का है। 8 महीने के थे वो शिप पे जब गए। 8 महीने के थे तब शिप पे गए। और 5 मार्च को 20 साल के रहे, 1 साल के रहे। अच्छा और 8 मार्च को ये हादसा पेश आया। 8 मार्च को कब थी इनकी बर्थडे? इनकी 5 मार्च को बर्थडे थी और 8 मार्च को ये हादसा पेश आया इनके साथ। फिर हम लोगों को 2-3 दिन तो बस सिर्फ मलिया को और हसान को पता था कि ऐसा उन्होंने कहा घर वालों को किसी को नहीं बताना। लेकिन वो फिर टीवी पे हम लोगों ने देखा, उसमें देखा तो मैंने। आप उनकी खाला सास? मैं खाला सास भी हूँ और मैं खाला सास भी हूँ, मेरा भांजा भी है, समझे बेटा ही है मेरा। हमारे पास इनके भाई हसन भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले मजी मैं आपसे पूछूंगी कि कितनी दफ़ा आपकी फ़ोन पे बात हुई उनसे इस हादसे के बाद? जी हादसे के बाद तो इतनी ज़्यादा नहीं, रेगुलर बेसिस पे नहीं, लेकिन जब भी जैसे मौका मिला है तो फिर है बात ज़्यादा 1-2 दफ़ा की होगी। शादी को कितने साल हो गए? अभी रिसेंटली 2 साल हुए हैं। 30 मार्च को 2 साल। बच्चे की बर्थडे भी गुजर गई, एनिवर्सरी भी गुजर गई और वापस नहीं आए। इतने लंबे अरसे के लिए कभी गए? इतनी दूर? इतने शादी के बाद से तो नहीं गए, शादी से पहले जाते रहे हैं। 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट भी किया है, इवन के 24 मंथ्स का भी कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन इतने शादी के बाद नहीं गए इतने लंबे अरसे के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ्स के लिए गए थे, उसके बाद इतना ज़्यादा लंबा। अच्छा तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हें उम्मीद थी कि वापस आएंगे? उम्मीद तो थी, लेकिन अब जिस तरह से वो अकेले रह गए वहाँ पे, उससे अब थोड़ा मेरा दिल परेशान हो गया। पहले तो उम्मीद थी कि आ जाएंगे। नहीं पॉजिटिव रहे इंशाल्लाह ताला। अंसार भाई भरपूर कोशिश कर रहे हैं और भाई से तो वादा भी किया है कि अगर ऐसा हुआ तो वो खुद जाएंगे लिबिया इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल वापस आएंगे इंशाल्लाह ताला और हम सब साथ देंगे। हम सबकी दुआएं हैं आपके साथ और इंशाल्लाह वो वापस आएंगे इंशाल्लाह। हिम्मत नहीं हारनी ना। और आपको पता है ना कि जिस तरह सब आ गए वापस वो भी आएंगे। अल्लाह में इतने बड़े हैं, इतनी सबकी दुआएं मानते हैं। हम भी दुआ करेंगे उनसे, हमारी पूरी आवाम भी दुआ करेगी, मेरी पूरी टीम पूरी। सबसे मेरी अपील है, बार बार यही अपील है कि दुआ करें। देखिए इस लड़की के आंसू, देखिए इस बच्चे का रोना, देखें कितने दिन तक उनसे दूर। और ये कैफियत जो मैं समझ सकती हूँ, जिस बात पे इसके आंसू भी टपके कि सब आ गए बट मेरे साथी का भाई। देखिए वो मुझे सबके आने की खुशी भी है, रिहाई हो चुकी है, बाइज्जत भरी हुई हो चुकी है, लेकिन उनको अभी तक पाकिस्तान एम्बेसी के हवाले नहीं किया गया है। यही तो वजह है नहीं, बरी कर चुकी हुई, बरी हो चुके हैं। बस जाहिर प्रोसेस होता है एक थोड़ा सा, बिल्कुल लोडिंग अनलोडिंग जो भी है वो उसको क्लियरेंस होगी। लोडिंग और अनलोडिंग से मेरी मैं चाहूँगी हसन भाई प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, साथ में आपसे भी इस बात पे पूछना चाहूँगी कि ये जो लोडिंग एंड अनलोडिंग होता है, चीफ ऑफिसर है इसीलिए उनको वहाँ पे रोका गया कि ऑयल टैंकर से ऑयल जो है वो ट्रांसफ़र होगा, ऑफलोड किया जाएगा। तो उससे 10 से 15 दिन लगते हैं। 3 दिन हो चुके हैं कि ये शुरुआत हो चुकी है, तीसरा दिन है ऑफलोडिंग का काम जारी है। और ख़ास बात ये है, मैं बताना चलूँ, मैं अपना सवाल थोड़ा सा साथ पूरा करना चाहूँगी। मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा, आप लोग की रिपोर्ट्स में ही पढ़ा कि वहाँ पे चीफ ऑफिसर जो है वो नया अमला आ चुका है, नया चीफ ऑफिसर आ चुका है और उनका यही कहना है कि अगर वो सब मौजूद है तो अब उनका क्या काम है वहाँ पे। ये बात हमें पता चल सकी है
पहले साथ से पूछना चाहूँगी, फिर मैं हसन भाई आपके पास भी आऊँगी। बिल्कुल, इसमें हकीकत है, इंक्लूडिंग चीफ ऑफिसर और कैप्टन। बिल्कुल लिबियन क्रू आ चुका है, उसने मॉर्निंग ग्लोरी कमांड संभाल ली है। मेरी लास्ट नाइट रात में बात हुई है कोई 11 बजे एम्बेसडर जावेद ज़िया से। उस वक्त वहाँ लिबिया में 8 बज रहे थे। उनका कहना ये था कि जाविया एक शहर है मगरिब में वाक़ है ट्रिपोली के, जहाँ बंदरगाह पर ये शिप खड़ा था, उधर ऑफलोडिंग चल रही थी और रात का टाइम दिया गया था उन्हें 8 बजे का, कि हम 8 बजे तक ये ट्रिपोली पहुंचेंगे तराबलस के मकाम पे और गुफरान को हवाले कर दिया जाएगा। वो गिरफ्तार नहीं है, बाइज्जत बरी हो चुके हैं। और वो देखो कितने हिम्मत वाले हैं और इतने होनहार हैं कि वहाँ पे उनको रोका गया है जॉब की वो पूरा बस वो कुछ डिले था, वो पहुंच नहीं सके। एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब उनको भेजा जा रहा था तो वो बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं थे। और उससे पहले मुझे भी उन्होंने, क्योंकि लिबियन गवर्नमेंट की तरफ से जो है नाम मेरा भी आया हुआ था भेजने के लिए, और हमारी एम्बेसी की तरफ से जो कोशिशों की वजह से उन्होंने कहा कि एक आप ले जाएं, यानी एक अगर होता तो हम शायद सोच सकते थे, मगर आप इस तरह स्टाफ को भेज रहे हैं, तो उन्होंने फिर मेरा नाम उसमें से काट दिया। तो चीफ ऑफिसर जो गुफरान है उन्होंने मुझे कहा कि मेहदी तुम जा रहे हो, डर नहीं है? मैंने कहा ऐसा कुछ ऐसा नहीं है, जब आप जा रहे हैं तो मैं भी आप वो एक्चुअली मेरे एकेडमी के सीनियर भी थे, तो मैंने कहा सर जब आपको डर नहीं है और अल्लाह पे यकीन है तो हम दोनों साथ चलते हैं। और मेरा मकसद ये था कि हम जाएंगे और चीफ साहब के साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट भी कर लेंगे और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं और लोगों की जो बिलोंगिंग्स हैं वो भी हम वापस कैरी करेंगे। और जहाँ तक बच्चे की बर्थडे की बात है, तो जिस दिन उसकी बर्थडे थी उस दिन हमारी पूरी कम्युनिकेशन किसी से नहीं थी, तो मैंने उनको पूरे इस अरसे में परेशान नहीं देखा था। पर उस दिन मैंने उनको परेशान देखा और मैंने पूछा कि सर क्या हुआ, आप क्यों परेशान हैं? तो कहते हैं आज मेरी बेटे की फर्स्ट बर्थडे है और मुझे किसी तरह फ़ोन मिल जाए कि मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं। ये चीज़ मैं इसमें ज़रूर बताना चाहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा अपने बेटे की बर्थडे अपनी वाइफ मलिहा को याद करते थे। बिल्कुल बिल्कुल जिक्र करते थे आप लोगों से। बिल्कुल, और यही था, मैं उनसे पूछता था कि आपने फैमिली को इन्फॉर्म किया कि नहीं, तो मुझे कहते थे कि यार मैं जो है ना फैमिली को इन्फॉर्म करूँगा तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। ख़ासतौर पर उनके बड़े भाई जो हैं कि वो कह रहे थे कि मेरे फादर नहीं है, मेरे भाई अकेले एक हैं और वो मेरे बाप की तरह हैं, अगर उनको पता चलेगा तो बहुत ज़्यादा परेशान हो। खैर इधर फैमिलीज़ को तो मीडिया के थ्रू पता चल चुका था कि इस तरह की सिचुएशन है, और ख़ास तौर पे वो डिप्रेस उस दिन हुए जिस दिन उनके बेटे की बर्थडे थी, और मैंने उनको उस दिन बड़ा डीपली जो है थोड़ा सा अंदर से टूटा हुआ पाया। बिल्कुल परेशान तो ये भी हैं, लेकिन हम सबकी दुआएं हैं, बार बार दुआएं हैं। मैं हसन भाई से पूछना चाहूँगी कि क्या सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन है? देखिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और गुफरान ने नवंबर में जहाज़ ज्वाइन किया था, और लाजमन आपको पता है कि इनकी लाइफ ऐसी होती है कि ये एटलीस्ट 6 मंथ का इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये लंबे अरसे के लिए चले जाते हैं। तो हम लोग यूज़ हुए हैं कि उसकी ट्रैवलिंग इस तरीके से है, जैसे कि मलिया ने बताया कि शादी के बाद उसकी ट्रैवलिंग, मैंने भी उसको मना किया था कि भाई शादी हो गई है थोड़ा सा रिलैक्स करके जाया करो, लेकिन वो इनकी जॉब ऐसी है, इनकी नौयत ऐसी है कि फिर ये एक दफ़ा जब इनकी स्टार्ट हो जाती है उनका दिल नहीं लगता कि भाई फ़ौरन जाना है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि उसने ये कहा कि भाई उसको दरअसल वो कैप्टन का एग्जाम पास कर चुका है, सिर्फ एक वाइवा बहुत सीरियस कराया गया जिसके बाद वो कंप्लीट कैप्टन हो जाएगा। जी माशाल्लाह, वेरी गुड। तो उस सिलसिले में उसने कहा कि जी जी अल्लाह का शुक्र है, और उसने भी बहुत कम टेन्योर में वो माशाल्लाह बहुत जल्दी चीफ ऑफिसर पहुँच गया। ही इज़ जस्ट 32 ईयर्स, और ये है कि उसने कहा कि भाई मुझे अपना टेन्योर पूरा करना है और उसमें मुझे ज़रूरत है जाने की, वरना मैं उसको हमेशा रोकता रहता हूँ, रुक जाओ कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि जॉब की उनके सिलसिला ऐसा है तो कोई बात नहीं। ये कि अब जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, जिस मराइल से बेचारे ये लोग गुजर कर आए हैं, उसमें तो अब 8 मार्च से हम लोग जिस शराब में, जिस तकलीफ़ में, उनको अल्फाज में बयान करना इतना आसान नहीं है। बस आप ये समझ लें कि हम लोग बस हर लम्हा जो है बस वो उसको याद करते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि उनको रिलीज़ क्यों नहीं किया जा रहा, आपको क्या लगता है? जो मेरी अभी मैं आपको बताऊं कि मेरी कभी कभार उससे बात होती है, बड़ी मुश्किलों से बात हो पाती है, मगर ये है कि अभी जो जैसा कि आपको बताया मेहदी ने कि उनको इस वजह से लेकर गए कि एज ए चीफ ऑफिसर ऑफलोडिंग और डिस्चार्जिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। इसी वजह से शायद उनको और उनके 2 सूडानी इंजीनियर्स को उनके साथ लेके गए। तो जो 21 का क्रू लास्ट था उनमें से 3 लोग इस वक्त टैंकर पे मौजूद हैं, जिसमें गुफरान है और 2 सूडानी उनके साथी हैं। लेकिन ये है कि अभी जो लास्ट में उससे बात हुई थी तो उसने मुझसे कहा कि सान में यहाँ पर नया अमला पूरा आ चुका है और जहाज़ उनके पास है। मैं उनको तमाम ब्रीफिंग्स दे चुका हूँ और उनको समझा चुका हूँ। एज सच इस वक्त मेरी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है।
वही क्या वो ये कह रहा है, उसकी यही अपील यही थी बात कि अगर उनकी जरूरत नहीं है तो उनको क्यों नहीं रिलीज किया जा रहा है, यही हमारा सवाल है। गुड न्यूज आएगी इंशाल्लाह। लेकिन हमारे इस सवाल जो हमारा ये है कि अभी तक रिलीज क्यों नहीं गया, इसका जवाब हमें कहीं से पता चल चुका है। मेरी जो सिफारत खाने से मैं मुसलसल राब्ते में हूँ, एम्बेसडर ने भी रात में मुझे ये बताया कुछ ऑपरेशनल मैटर्स थे। ये जो ऑयल टैंकर है इसका मैकेनिज्म काफ़ी ज़्यादा टिपिकल है। लाइक ये भी एक फ़ख्र की बात है कि वो पाकिस्तानी हैं जो उसका ऑयल ऑफलोड कर रहे हैं। लिबियन क्रू अब तक नाकाम है, उनके इंजीनियर्स नाकाम रहे उससे ऑफलोडिंग में, उसका तेल नहीं निकाल पाए वो। तो इसीलिए इनको रोका हुआ था और मोस्ट प्रॉब्ली रात 8 बजे जब उन्होंने आना था वो पहुंच नहीं सके थे कुछ मौसम की ख़राबी की वजह से। तो आज सुबह आने के बाद मुमकिन है कि आज उनको सिफारत खाने के हवाले कर दिया जाए। एक बात और बताऊंगा, 2 से 3 दफ़ा पहले भी सिफारत खाना ये कह चुका है कि हम हवालगी कर रहे हैं और बाकायदा बुलाया गया है ख़त लिखकर। हमारे एम्बेसडर और दीगर क्रू, हमारा सिफारती अमला जाता था लेकिन वो हवालगी नहीं करते थे। पर अब उनकी रिहाई हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ वो सुपरवाइज कर रहे थे, क्रू ने संभाल लिया है। तो इंशाल्लाह चंद दिनों में हमसे जितना हो सका हम करेंगे और वो वतन वापस लौटेंगे, हमारे भाई हैं वो। मलिहा से पूछना चाहूँगी कि मलिहा आपकी लास्ट कब बात हुई उनसे और क्या बात हुई? लास्ट तो बड़ी मुश्किल से, अच्छा 2-3 दिन पहले, बड़ी मुश्किल से 2-3 दिन पहले उन्होंने मैं मिस कॉल दी थी। जो नंबर हमें थोड़ा मुल्क से बाहर का लगा तो हमने उस पर दोबारा कॉल बैक की। तो वो फरहान का ही फ़ोन था। तो उन्होंने अपनी खैर खैरियत मालूम करने के लिए सबकी घर वालों की, अभी भी वो माशाल्लाह वो इतने ब्रेव हैं कि हम सबके बारे में पूछते हैं, अपने बारे में बोलते मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ पे जो कोई ऐसी परेशानी नहीं है, बस मेरे यहाँ पे कोई काम नहीं है, जल्द अज जल्द मुझे भी वापस बुला लिया जाए। बस उन्होंने ये कहा, अपनी खैरियत हमने उनकी मालूम की। तो बस परेशान लग रहे थे। पूछा? जी बेटे का तो ज़रूर सबसे पहले पूछते, सबसे पहले। अच्छा कभी सोचा था ये कि इस तरह का, क्योंकि ऐसी जॉब है और इतने दिन तक रहना पड़ता है, इतने दूर रहना पड़ता है, तो कभी सोचा था कि इतने दूर तक और ये हादसा अगर पेश आ जाएगा, कभी ऐसी कोई बात नहीं, कभी भी ऐसा नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा। अभी तो सिर्फ माशाल्लाह से सिर्फ 2 साल ही हुए हैं शादी को और 13 माह का बेटा है। और फिर से मेरी अपील है अपने गवर्नमेंट से, जो लोग इनकी मदद कर रहे थे, इस केस में मौजूद हैं, उनसे कि इसको प्लीज़ थोड़ा सा ज़ोर लगा के और पावर, जितनी पावर है हमारे पास, उस पावर के साथ हम अपने भाई उफरान को वापस, हमारे पाकिस्तानी साथी को वापस जल्द से जल्द यहाँ पाकिस्तान ला सकें। इसी बात पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या अंसार बर्नी ट्रस्टी जो है आप लोगों की, ये क्या कर रहा है इस बारे में और कहाँ तक पहुँचे, या हम कैसे कर सकते हैं, या आप थोड़ा सा अंसार भाई की पूरी तवज्जो गफरान की तरफ है और मैं यही कहना चाह रही हूँ कि इंशाल्लाह आज कल गुड न्यूज़ आने वाली इंशाल्लाह ताला। ज़ाहिर एक ये पॉलिटिकल इशू था जो भी था, और हम सबको लिबियन गवर्नमेंट का भी थैंक्स कहना चाहिए कि हमारे जो भाई थे वो बाइज्जत बरी हो के आए, इन पे कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, ये कोई एक आम चीज़ नहीं थी, आम इशू नहीं था। अंसार भाई के यानी जो हम लोग डिस्कस करते थे ऑफिस में, वो यही था कि ये एक टिपिकल मैटर था, बड़ा अजीब, मगर अल्लाह ने सुरखरू किया और अंसार भाई की पूरी दुआएं और बहुत कर रहे हैं, मैं बताना नहीं चाह रही हूँ, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। मेरी रात को मैं अब बताती हूँ 10:30 बजे बात हुई है, उन्होंने कहा हो सकता है खुशखबरी आज ही है इंशाल्लाह। वो पूरे उसमें लगे हुए, ये मत सोचें कि वो ज़ाहिर है वो एक इतनी मुख्तलिफ शख्सियत हैं कि दिन रात शो नहीं करते, लेकिन पूरी तवज्जो अब गफरान की तरफ है कि ये मेरा भाई पाकिस्तान आ जाए जल्दी से इंशाल्लाह। और हम सबकी दुआएं भी इंशाल्लाह, हम सबकी दुआएं। बल्कि ऐसा इनसे भी मेरी बात हुई रात में, फिर हसन ने कहा कि वो मेरी खाला आपसे बात करना था, फिर उनसे मैंने बात की, अब्बू का हवाला दिया, उन्होंने पहचान कर करने की बात की, आप फिक्र नहीं करें, जिस तरह मलिया आपकी बेटी है इस तरह वो मेरी बेटी है, अब वो फरहान मेरा बेटा है, कह रहा मैंने कहेंगे आप परेशान ना हो, मैं खुद जा, बल्कि उन्होंने कहा मैं खुद चला जाऊंगा, कहेंगे वो आपको शहजादों की तरह आएगा इंशाल्लाह। हम लोग कह रहे हैं मैं खुद उसको लेने जाऊँगा और इंशाल्लाह वो शहजादों की पूरी कर लेंगे, हम लोग सब लेने जाएंगे उसको। काफ़ी देर तक वो उससे बातें करते रहे हो। अच्छा हसन, मैं आपसे एक और चीज़ ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि इतने सवाल जहन में आ रहे हैं
कि जब ये हादसा पेश आया तो आपके रिश्तेदार, नेबर्स, इन लोगों की क्या सोच थी, इन लोगों के क्या सवालात थे? क्योंकि सबके सवाल जवाब भी देना उस वक़्त, एक तो घर वालों को हौसला देना, उसके बाद इस चीज़ से भी गुजरना, तो किस किस्म के सवालात थे उनके और क्या? एग्जैक्टली गफरान को ऑलमोस्ट 8 से 9 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, और सबको, हमारे जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, सबको पता है कि इनकी फील्ड की जॉब किस तरह से है। और जैसे कि अभी मेहदी ने भी आपको बताया कि इनका काम सिर्फ जहाज़ पे इस तरीके से ऑपरेशन करना है कि किसी को दूसरे को नुकसान ना पहुँचे। तो हमें भी इस चीज़ का फेथ और ये था कि ये यकीनन किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, और हमें अल्लाह पे भी इस बात का एतमाद था कि इंशाल्लाह ये बेकसूर हैं और अल्लाह ताला इनकी मदद यकीनन करेंगे। और मैं इस बात आपको बताऊं कि मैं इसमें अंकल की बहुत ज़्यादा, शमसी अंकल की बहुत ज़्यादा एफर्ट है, और साथ में मैं बेगम यानी कुरतुलैन नौमान को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने इस हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, जिस वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 5 आप लोग सब इन टच में थे? एग्जैक्टली हम लोग बिल्कुल इन टच में थे, रोजाना बात होती थी। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपसे भी आपकी बात हुई है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, टीम से भी बोलना चाहूँगी कि हमारे जो कैप्टन साहब हैं उनको, जो लाहौर में है, उनको कॉल पे ले, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी पूछना चाहेंगे। अंकल, मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगी, लेकिन हमें जाना है एक ब्रेक पे, मुझे अभी अभी बताया गया है। ब्रेक पे जाते जाते उसी तरह हम जाएंगे एक दुआ के साथ कि हमारे जो भाई, हमारे साथी, हमारे पाकिस्तान के जिसे फ़ख्र होता है, हम कहते हैं कि हमारे जो साथी यहाँ पे अभी नहीं आए हैं, वो जल्द से जल्द उनको वापस रिहा कर दिया गया है, लेकिन जल्द से जल्द वापस भेज दिया जाए। और मेरी पूरी आवाम से अपील है, मेरी सारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट, जितने लोग इस चीज़ के पीछे हैं, पूरी मीडिया, सबसे यही अपील, अपने साथियों से, जो साथी यहाँ मौजूद हैं, सारे घर वाले जो यहाँ मौजूद हैं, इन सबसे यही अपील है कि इस वक्त हम दुआ करें उनके लिए। और कोई भी वक्त होता है, कभी भी कबूलियत का वक्त होता है, शायद यही वो कबूलियत का वक्त है, और हमें गुड न्यूज़ शायद अभी ही मिल जाए, आज ही मिल जाए, आज ही मिल जाए। आमीन सुमामीन, जल्द से जल्द गफरान भाई हमारे पास वापस आ जाए पाकिस्तान, आमीन सुमामीन। लेते हैं ब्रेक, विल बी राइट बैक। सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे, समा के साथ कम हो जा खुशी हो, कम हो जा खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। 8 मार्च को जो मॉर्निंग ग्लोरी का ऑयल टैंकर अगवा हो गया था, उसमें से 6 पाकिस्तानी अफराद थे, 5 वापस आ चुके हैं। एक के लिए हम, एक जो हमारे भाई गफरान भाई हैं, उनके लिए हम दुआ करे जा रहे हैं। मैं आप सबको भी कहूँगी कि प्लीज़ इस दुआ में शामिल रहें और उनके लिए दुआ करते रहें, और इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द वापस आ जाए। और हम अपनी टीम को भी बोलना चाहेंगे कि कैप्टन मिर्ज़ा नुमान बेग जो लाहौर में हैं, उनकी कॉल मिलाई जाए, और वो भी वापस आ चुके हैं, उनसे भी हम ज़रा बात करना चाहेंगे और उनसे भी हम पूछना चाहेंगे। तो हम उनकी कॉल से पहले अंकल से बात करेंगे, जो ब्रेक पे जाने से पहले। अंकल, आप कुछ कह रहे थे, पहले मैं चाहूँगी कि आप अपनी बात मुकम्मल करें और फिर हम अपने कैप्टन साहब से बात करेंगे। बेटा, मेरी लिबिया की हुकूमत से और हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि गफरान भाई को, बेटे को जो है फ़ौरन से फ़ौरन वापस लाने के लिए कोशिशें करें। और लिबिया की हुकूमत से दरख्वास्त है कि अब जबकि उनकी ज़रूरत नहीं है जहाज़ पे, तो उनको क्यों रोका हुआ है, उनको फौरी तौर पे पाकिस्तान के एम्बेसी के हवाले करें, ताकि वो फौरी तौर पे उनके पाकिस्तान वापस भेजने का इंतज़ाम कर सकें। और इस सिलसिले में मैं ख़ास तौर पर गवर्नर सिंध इशरतुल अब्बास साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें भी पूरा दिलासा दिया। उसके अलावा ख़ास तौर पे काबिल तारीफ़ है पाकिस्तान का वो सपूत जो वहाँ लिबिया में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल जावेद ज़िया साहब, कि उन्होंने हर मौके पे न सिर्फ हमें दिलासा दिया, बल्कि इन बच्चों को उन्होंने अपने बच्चे कहा, और उन्होंने कहा कि इनके लिए अगर मुझे गन उठा के भी लड़ना पड़ा तो मैं जाके लड़ूंगा और इनको रिहा करवा के पाकिस्तान भेजूँगा। तो मैं उस माँ को भी सलाम करता हूँ जिसने ऐसा काबिल फ़ख्र सपूत पैदा किया, और इस कौम को भी
कि इस कौम में ऐसे सपूत मौजूद हैं जो अपने भाइयों के लिए अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करते। बेशक बेशक। जी मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी मेहदी कि जब हम वहाँ पे आप जब वहाँ पे मौजूद थे तो जब यहाँ पे आ रहे थे 31 मार्च को जब रिलीज़ किया था, तो जब आप गुफरान भाई को छोड़ के आ रहे थे तो आखिरी बात आपकी क्या हुई उनसे, या कोई मैसेज उन्होंने दिया अपने घर वालों के लिए या लोगों को, और आपकी क्या फीलिंग्स थी? क्या आपको अच्छा लग रहा था उस वक्त उनको इस तरह छोड़ना? एक्चुअली जब हमारा रिहाई का जो ऑर्डर है वो उनके जाने के बाद आया, मगर जब वो जा रहे थे तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। अच्छा। मगर ये था कि उनकी जो फैमिली का थोड़ा सा वो थे दिल में, यानी वो छुपा के रखा हुआ था उन्हें, और हमें भी वो दिलासा दे रहे थे, मगर अंदर से वो खुद भी जो है फील हो रहा था कि यानी थोड़ा सा डिसर्टेन है। एक जगह पे उन्होंने आके मुझे कहा था कि यार जिस तरह डे बाय डे जो दिन गुजर रहे हैं तो 5% जो है हमारे अंदर टेंशन का इजाफा हो रहा है, तो एक वक्त ऐसा, हाँ डेली, तो वो कह रहे थे कि ऐसा वक्त ना आ जाए कि हम खुद बोले कि अब हमें गोली से मार के जो है छोड़ दो, क्योंकि बहुत डिप्रेस हो रहे थे वो, और ख़ासतौर पे बेटे की जो है बर्थडे का था, और आई थिंक उनकी जो वेडिंग एनिवर्सरी जो है यानी शादी की भी तारीख 30 मार्च थी, उस पे भी वो थोड़ा सा था कि मैं विश करना चाहता हूँ और टेलीफोन नहीं है, और मार्च का महीना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे साथ कॉल पर हैं उनकी वाइफ, कॉल पर हैं कैप्टन नुमान साहब की। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस नुमान कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। अच्छा मिसेस नुमान, हमारे साथ आप जैसे कि देख रही होंगी दो फैमिलीज मौजूद हैं। हमने इनसे कई सवालात पूछे, कई इनकी फीलिंग्स जो हैं वो शेयर की, दुख सुख खुशी। मैं चाहूँगी अगर हमारे कैप्टन साहब से भी अगर बात हो सके तो उनसे भी कुछ सवालात थे करने को, अगर हो सके तो जरूर। हेलो जी प्लीज़, थैंक यू। मैं आपसे भी बात करना चाहूँगी तो प्लीज़ दोबारा कॉल पे आइएगा। हेलो हेलो कैप्टन साहब फोन पे जी। कैप्टन साहब से बात हो सकती है मिस? जी जी अस्सलाम वालेकुम, कैप्टन नुमान बिग बात कर। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह ताला की, उसको साथ शुक्र है और बिल्कुल करम नवाजी है और बिल्कुल खैरियत से हो। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगी कि आप अपने वतन, अपने घर वालों के पास वापस आ चुके हैं। बहुत अच्छा कैप्टन साहब, मैं आपसे जी कैप्टन साहब, मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि जो पूरा हादसा हुआ इसमें सबसे ज्यादा या किसका कसूरवार, कौन है कसूरवार इस सब चीज का, आपको क्या लगता है? देखें जी, हादसा असल में ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और लाइक शमसी जो है ये मेरे जहाज पे पहले थर्ड अफसर था, तो फिर मेरे सेकंड अफसर ने जाना था, तो फिर मैंने शमसी को प्रमोट करवा के, बिकॉज ही वाज अ गुड गाय, तो फिर मैंने इसको अपने जहाज पे बुलाया। और इस किस्म के वाकयात मैंने ना कभी सुने थे, ना मेरा कोई एक्सपीरियंस था इस बारे में। तो हम जैसे नॉर्मल रूटीन में हमारी ट्रेडिंग होती है और हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तो वी वर ट्रैवलिंग विद द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस और हमारे जहन में कोई ऐसे खदशात नहीं थे कि ऐसा कुछ हमारे साथ होगा। अच्छा। क्योंकि हम लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स थे। जब भी कोई जहाज किसी पोर्ट से निकलता है तो डिपार्चर पोर्ट से उसको अराइवल पोर्ट की तमाम क्लियरेंस, तो हम जब निकले हम एरिट्रिया से, तो हमें ये इंस्ट्रक्शन थी ऑनर्स की तरफ से, बिकॉज कम्युनिकेशन जो होती है वो बिल्कुल सिर्फ कैप्टन के साथ होती है और कैप्टन ही रिस्पॉन्सिबल होता है जहाज का भी और जितना क्रू होता है उनकी सेफ्टी। बिल्कुल। बिकॉज कैप्टन की डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए होती है कि एक वो मालिक की जो प्रॉपर्टी है उसको भी उसने लुक आफ्टर करना है और दूसरा ये है कि क्रू के राइट्स को भी उसने देखना है और उसको बैलेंस होके चलना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो वो क्रू से शेयर नहीं करता और कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो मैनेजमेंट लेवल पे शेयर करता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऑपरेशनल लेवल पे शेयर करता है। तो सर्कमस्टांसेस के लिहाज से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था। जब हम लोग वहाँ से इजिप्ट से जब हमारा डिपार्चर हुआ
तो उससे पहले मेरे पास लीबिया की क्लियरेंस आ गई थी कि आपने लीबिया जाना है, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि लीबिया में हालात ऐसे हैं। हाँ, ये पता था कि वहाँ पे जो है कर्नल कज़ाफ़ी को जो है उनकी हुकूमत को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है और अब वहाँ पे एक नई हुकूमत है, लेकिन ये नहीं पता था कि किस इलाके में कौन है, किस इलाके में किसका कंट्रोल है। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी और ये ओनर को मुझे ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए थी अगर वो ये स्पेशल पे भेज रहे थे। तो क्योंकि जब वॉर जोन से हम जाते हैं तो उसमें प्रॉपर प्रोसीजर ये होता है कि ओनर ऑफ द शिप की बात कर रहे हैं आप? जी, ओनर ऑफ द शिप जो है, क्योंकि वही वहाँ पे लोकल एजेंट्स बुक करते हैं या जहाज को अगर टाइम चार्टर में या वॉयज चार्टर में जिसकी चार्टरिंग में दिया जाता है, तो ओनर जो है वो जहाज के कप्तान को इन्फॉर्म करता है कि ये इंस्ट्रक्शन आपके पास है और कप्तान को अकॉर्डिंगली उस हिसाब से चलना पड़ता है। ठीक। अच्छा, तो आप किसी को कसूरवार नहीं ठहराना चाहते? कसूरवार इस सेंस में कि क्योंकि हम लोग तो नॉर्मल प्रोसीजर्स के थ्रू जा रहे थे। हमें अगर ये होता कसूरवार तो ये कि अगर मुझे पता होता कि वहाँ पे ये हालात हैं और फिर भी मैं जहाज लेके जाता तो फिर मैं कसूरवार होता, लेकिन ये कि हमें इन तमाम हालात के बारे में कोई इल्म नहीं था कि वहाँ पे कौन है और वहाँ पे क्या हुआ है। लेकिन इस वक्त मेरी जो है वो गुजारिश ये है कि रात को भी मेरी वाइफ की अंसार बनी साहब से भी बात हुई और हसन भाई से भी रात को तकरीबन 1 बजे, उससे पहले मैंने भी फ़ोन किया, फिर मेरी वाइफ की भी बात हुई और लिबियन एम्बेसी से स्टिल जो है वो हम लोग इन टच हैं और हर चीज़ की हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो सारी जो है जो भी अपडेट्स वहाँ से मिल रही हैं वो हम जो है गुफरान भाई के फैमिली के साथ और इवन क्योंकि मेरे लिए तो 21 आदमी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तानी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो मेरे मुल्क से हैं और गुफरान के साथ तो मेरा एक रिश्ता नहीं है, बहुत सारे रिश्ते हैं। एक तो वो ये कि मेरे जहाज का क्रू, एक वो पाकिस्तानी, एक वो मेरी अकेडमी से था और हमारा रिलेशन पाकिस्तान मेरीन अकेडमी का बाकी अकेडमी से बहुत डिफरेंट है। हम लोगों का बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है। कोई अगर फर्स्ट बैच से है तो अगर मैं 34th बैच से हूँ तो हम ऐसे मिलते हैं जैसे वो मेरा इमीडिएट जूनियर है। तो कैप्टन साहब, उनको वहाँ पे अकेला छोड़ के आना आपके लिए कितना मुश्किल था? मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने एम्बेसडर साहब से भी बात की थी कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि आप जो है मुझे छोड़ जाएं, क्योंकि गुफरान इधर है और भी मेरा क्रू इधर है, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप जो हैं क्योंकि हालात इस वक्त इजाजत नहीं दे रहे, सिक्योरिटी सिचुएशंस जो हैं, उन्होंने कहा कि और मुझे नजर भी आ रहा था कि वो जो उनकी एफर्ट्स हैं, जो हमारे गवर्नर वहाँ पे लिबिया में पाकिस्तान के गवर्नर हैं और उनकी पूरी टीम, एक आदमी, ये उनका एम्बेसी का एक आदमी, उनकी जो एफर्ट्स हैं वो बहुत, उनके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनका किस तरह शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि वो अपनी जान जो है वो हथेली पे लेके ये सब काम कर रहे हैं। और मैं लिबिया की हुकूमत का बहुत ज्यादा मशकूर हूँ और मेरी उनसे इल्तिजा है कि जैसे उन्होंने पहले वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बेहतर नहीं है, उनका सिस्टम ऑफ फ्रेमवर्क जो काम करने का वो इतना बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सब आसानी की हमारे लिए, मेरे क्रू के लिए, और वो कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पे और तमाम पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की गवर्नमेंट हर हाथ उठने वाले से दुआ उठ रही है और गुफरान के लिए और बाकी तमाम लोगों के लिए। मुझे 100% श्योर हूँ। और जब मैं जहाज पे था तो मुझे अल्लाह ताला की ज़ात पे पूरा यकीन था और मैंने कहा कि मैं 21 आदमियों को उनके खानदान के हवाले करूंगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने मैं जवाबदेह हूँ। और इंशाअल्लाह मुझे पूरा भरोसा है कि मैं सुरखरू होऊंगा और मैं सारे 21 के 21 आदमी लेके आऊंगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द। और मैंने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारी टीम को भेज दें, ताकि क्योंकि हम फैमिलाइज हैं उस पूरे सिस्टम से, तो हम आपको अनलोडिंग बहुत जल्दी कर देंगे। लिबियन क्रू जो है वो जब हम वहाँ पे थे, जिस दिन हम जहाज से उतरे हैं उससे एक दिन पहले लिबियन कैप्टन, चीफ ऑफिसर, इंजन के सारे डिपार्टमेंट, उनका क्रू वहाँ पे आ चुका था और गुफरान ने हैंड ओवर भी कर दिया था लिबियन चीफ ऑफिसर को, सारी चीजें समझा दी थी कि आपने इस तरीके से अनलोडिंग करनी है और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आएंगे तो उसके लिए ट्रबल शूटिंग भी गुफरान ने बता दी थी। इवन एंड पे गुफरान ने वो सारी लाइनिंग को मार्कर से पूरा सिस्टम बना के बता दिया था कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर पेट्रोलियम की, और वहाँ पे चीफ ऑफिसर नए भी आ चुके हैं लेकिन अभी तक उनको नहीं भेजा जा रहा। हाँ, रात में जो हमारी बात हुई है उसकी वो लेटेस्ट ये है कि इंशाल्लाह वो ये कह रहे हैं कि जाविया पोर्ट में जहाज को लेके जाएंगे और वहाँ पे जो है वो डिस्चार्जिंग जो है शुरू की जाएगी।
और गुफरान भाई की रात को हसन भाई से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि वो उनके जो कैप्टन के पास जो है वो अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई कि उन्होंने किस तरह गुफरान भाई को अथॉरिटीज के हवाले करना है। लेकिन जब हमारी एम्बेसी से बात हुई तो उन्होंने हमें बहुत ज्यादा यकीन दहानी की और अंसार बनी साहब ने बहुत ज्यादा यकीन दहानी की कि कल इंशाअल्लाह वो हवाले किए जाएंगे। लेकिन हमें परेशान होने की परेशानी तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमें जो है ना अल्लाह की ज़ात पे इस वक्त बहुत ज्यादा तवक्कल करनी है, क्योंकि एम्बेसी के इस सारे वो जो अथॉरिटीज उनको मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी इस सारी सिचुएशन में आप अल्लाह मियां से कितने करीब हुए और आपने कितनी, ऑफ कोर्स दुआएं तो सब कर रहे थे, घर वाले भी कर रहे थे, अवाम भी कर रहे थे, बट आपकी क्या फीलिंग्स थी और आप कितने करीब हुए अल्लाह से? बहुत करीब थे। इवन जिस दिन जब ये हुआ उससे कुरान मजीद की तिलावत मैंने अपने मोबाइल के अंदर सूरह फतह, सूरह मोहम्मद, सूरह यासीन और इनकी तिलावत और एक दो जो है वो नातिया कलाम थे वो ब्रिज पे चलते रहते थे। और सब लोगों को मैंने कहा कि हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन है और सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि मेरे जहाज पे सिख भी थे, मेरे जहाज पे हिंदू भी थे, मेरे जहाज पे क्रिश्चियन भी थे, तमाम थे। तो मैंने तमाम को साथ लेके चला उनके मजहब को। और इवन जब गोले बरस रहे थे तो हम नारे तकबीर की सदाएं बुलंद थी। तो अल्लाह की ज़ात पे यकीन था और बहुत ज्यादा यकीन और अभी भी है। और मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात पे कि हम जो है वो तमाम मेरे साथी जो है, क्योंकि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं था ना, हम लिबियन नहीं थे, हम पाकिस्तानी थे और हम एक कमर्शियल पर्पस के थ्रू पूरी दुनिया में जाते हैं। हमारा किसी मुल्क की सॉवरेनिटी से कोई लेना देना नहीं होता, हम किसी मुल्क के सियासी हालात में हमारी कोई मदाखलत नहीं होती, हमारा कोई ऐसा काम नहीं है। हम अपनी प्योरली अपनी जॉब के सिलसिले में जाते हैं और वो पूरे कायदा और कानून को जो है वो पूरा करके हम जाते हैं। तो वही हमने किया और इंशाअल्लाह जी बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा कैप्टन साहब, मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि आप लोग की अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या चीज़ मौजूद होती है वहाँ पे अगर ऐसे हादसे पेश आए और अगली दफ़ा अगर इस तरह का कुछ हादसा अल्लाह ना करे हो, लेकिन ज़िंदगी में सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी होती है, तो अगर ऐसा हादसा पेश आए या उस वक्त आप लोग के पास कोई सिक्योरिटी थी या कुछ क्या कहते हैं गन्स वगैरह या अपनी सेफ्टी के लिए वेपन्स जो होते हैं वो मौजूद थे? असल में ऐसा है कि मर्चेंट शिप्स को अलाउ ही नहीं है किसी के एमिनेशन रखना। एज पर द रूल्स द मर्चेंट शिप्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एमिनेशन। पहले प्रीवियसली ये होता था कि कैप्टन के पास अपनी सिक्योरिटी किस तरह करे ऐसे सिनेरियो में? इस सिनेरियो में ये है कि उन्होंने जो है IMO और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस और ये कन्वेंशंस आती हैं, तो उसमें जब 9/11 का वाकया हुआ तो एक बहुत बड़ी चेंज है। ISPS ये इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, उसमें एक सिस्टम बनाया गया है कि उस सिक्योरिटी मेजर्स कैसे लेते हैं और आप सेफ्टी प्रिकॉशंस ले सकते हैं। हमारे जहाज पे सिक्योरिटी मैनुअल होता है, लेकिन वो सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें हमारे पास असला कोई नहीं होता, हमने सारी प्रिकॉशंस लेनी है। अगर कुछ ऐसे आप एरिया से गुजर रहे हैं जहाँ पे सिक्योरिटी है तो फिर क्या होता है कि वहाँ की जो शोर की सिक्योरिटीज होती हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज, वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स जहाज पे भेजते हैं और फिर वो पैसेज हम उस सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू एस्कॉर्ट किया जाता है और उसके बाद जब हम उस पैसेज से गुजर जाते हैं तो फिर वो सिक्योरिटी एहलकार हमारे जहाज से चले जाते हैं। लेकिन जब सोमालिया में है वहाँ पे नेवल शिप भी एस्कॉर्ट करते हैं और सिक्योरिटी की बहुत सारी एजेंसीज भी वहाँ पे वर्क कर रही हैं, तो वो होता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो क्लियर पिक्चर नहीं है वर्ल्ड को, तो यहाँ पे यही है कि उसके फ्यूचर के लिए ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी मुल्क में इस किस्म के हालात हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाज के ऊपर, जो नेविगेशनल वार्निंग्स या पायरेसी की वार्निंग्स आती हैं, तो अगर उनसे हमें ये वार्निंग्स मिले तो वेल इन एडवांस तो हम अपना जो पैसेज है उसको प्री प्लान कर सकते हैं और इन खदशात को कम से कम कर सकते हैं। अच्छा बिल्कुल ठीक बात। अच्छा कैप्टन साहब एक और चीज़ बात हम ये करना चाहेंगे, साथ बता रहे थे कि ऐसे हादसाओं में हमारी पाकिस्तान की जो एम्बेसडर्स होते हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो होती है वो इस चीज़ में आगे होती है, उसके बारे में साथ आप क्या पूछना चाहेंगे कैप्टन साहब से? कैप्टन साहब, आज से पहले जितने वाक़यात हुए हमने देखा कि हमेशा पाकिस्तान गवर्नमेंट ही पेश रही और दीगर जो फॉरेनर्स थे उनको भी हम ही छुड़ा के लाए। फ़ख्र की बात थी, बिलखुसूस जब रैंसम और तावान की बात हो।
इस दफ़ा पैसे नहीं मांगे जा रहे थे, कहा यह जा रहा था कि ये 21 क्रू मेंबर्स हमारे हैं और ऑयल सोल्ड आउट करेंगे। तो आप बताएं, जब सारे मामलात हो गए थे तो आखिर में इंडियन एम्बेसी ने रब्ता किया था, शायद सिर्फ इसलिए कि वो रिसीव कर लेंगे अपने बंदे। पाकिस्तान का किरदार ही असल रहा या कोई और भी पहुंचा था? क्योंकि जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं बाकी एम्बेसीज ने उस वक्त रब्ता किया जब क्लियरेंस मिल गई, सब कुछ हो गया और रिहाई की बात आई थी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। और जब ये मामला शुरू हुए तो मैं अपनी वाइफ को फ़ोन के ऊपर, क्योंकि कुछ फैमिलीज, कुछ क्रू मेंबर्स ऐसे थे कि वो अपने ख़ानदान वालों को इन्फॉर्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन मैं एज अ कैप्टन मेरे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोगों की, तो मैं अपनी वाइफ को कोऑर्डिनेट करके साथ ले रहा था और मैं अपनी वाइफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात का, फिर अपनी वाइफ का, फिर हुकूमत पाकिस्तान का, इन तमाम का। बिल्कुल, हम सब भी आपकी वाइफ, फिर उसके बाद पाकिस्तान जी हम सब भी आपकी वाइफ को बहुत अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि बहुत अच्छी बातें हमें पता चली, क्योंकि उन्होंने आगे बढ़ के ये सारे काम किए और वो वहाँ पे जी यहाँ पे वो अकेली थी और वो राब्ते में रही और सबकी हिम्मत बढ़ाई, सारी फैमिलीज की हिम्मत बढ़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी वाइफ का भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आप लोग के लिए दुआ कि आप खुश रहें और वापस आ चुके हैं, और प्लीज़ हमारे जो भाई हैं गुफरान भाई, उनके लिए दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब। यहाँ पे मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारा वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है, पता ही नहीं चला, और भी काफ़ी सवालात थे पूछने को, लेकिन सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि आपका बेटा वापस आ चुका है और हमारी दुआएं आप लोग के साथ हैं। और जाते जाते अगर कुछ आप कहना चाहें मेहदी भाई। मेरा खाली कहना यह है कि जो चीफ ऑफिसर गुफरान है, मुझे अभी तक अपने वापस आने की इतनी खुशी नहीं है, और असल खुशी उस वक्त होगी कि जब वो वापस आएंगे और इंशाल्लाह मैं उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पे जाऊँ। एक मेरी भी रिक्वेस्ट है और दुआ भी है लिबियन गवर्नमेंट से कि अंसार बनी ट्रस्ट के चेयरपर्सन अंसार बनी साहब 250 पाकिस्तानी जो हैं वो लिबियन जेल में हैं, तो उसकी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह करे वो भी बाइज्जत पाकिस्तान वापस आए इंशाल्लाह। थैंक यू सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह गुफरान भाई बहुत बहुत जल्द वापस आएंगे और तुमने बहुत हिम्मत रखनी है, ठीक है ना नाजरीन। हम सब जाते जाते यही दुआ मांगेंगे। जो मेरे साथी यहाँ मौजूद हैं सबसे भी मैं यही कहूँगी कि हम जाते जाते गुफरान भाई के लिए दुआ मांगे कि जल्द से जल्द वो वापस आ जाएं अपने घर वालों के पास, अपने बीवी बच्चों के पास, और उनको हिम्मत दें, उनके घर वालों को हिम्मत दें। और हमें यकीन है कि ये जल्द से जल्द हमें गुड न्यूज़ मिल जाएगी और अल्लाह मियाँ हमारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। आमीन सुमा आमीन। आप सब अपना बहुत ख्याल रखेगा और एकता रहे और एकता रखा करें और मुस्कुराते रहा करें। अल्लाह हाफ़िज़।